ये सवाल कई बार मेरे दिमाग में कौंधता है और शायद आपके दिमाग में भी कौंधता होगा कि ये जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स या आर्टिस्ट होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, ये विश्व स्तरीय प्रोफिशिएंसी का जो लेवल है वो किस तरह से अटेन करते हैं। क्या इनमें ये जो टैलेंट होता है, ये जो प्रतिभा होती है वो जन्मजात होती है या फिर इस प्रतिभा को हम कल्टीवेट कर सकते हैं। तो यही सवाल एक सोशल साइंटिस्ट के दिमाग में भी कौंधा और उन्होंने 10,000 आवर्स रूल को डिस्कवर किया। अब ये 10,000 आवर्स रूल क्या है, चलिए आज जानते हैं। सलाम प्रणाम खमा गणिसा, मैं हूं कनुप्रिया। स्वागत है आपका कहानी विद कनुप्रिया में। एक सोशल साइंटिस्ट हुए एंडर्स एरिक्सन और उन्होंने इस बात की खोज की, उन्होंने इस बात पर रिसर्च की क्या टैलेंट को कल्टीवेट किया जा सकता है और उन्होंने 10,000 आवर्स रूल डिस्कवर किया। 10,000 आवर्स रूल ये कहता है कि अगर हम किसी भी चीज में पारंगतता यानी प्रोफिशिएंसी हासिल करना चाहते हैं तो उस चीज को हमें कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस देनी होगी। और जितने भी वर्ल्ड क्लास चैंपियंस को हम देखते हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की, तो उन्होंने 20 साल की एज को अटेन करने से पहले ही ये 10,000 घंटे उस अपनी प्रतिभा को दे डाले और तभी वो वर्ल्ड क्लास बने। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, ये जो हमारा दिमाग है, ये जो हमारा मन है वो बड़ा ही चंचल है, वो एक क्षण इधर तो दूसरे क्षण उधर होता है। यानी इस मन को कंट्रोल करना वायु को नियंत्रित करने से भी ज्यादा मुश्किल है। तो श्री कृष्ण ने उन्हें ये जवाब दिया कि हाँ पार्थ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो मन है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नियमित अभ्यास से हम अपने मन को भी काबू में कर सकते हैं। जितनी बार मन इधर उधर भागे उसे पकड़कर फिर से सेंटर में लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये संभव होता है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से यानी अभ्यास से। तो आज चलिए हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस पोएट, संस्कृत लिटरेचर के महाकवि कालिदास, जिन्हें शास्त्रार्थ में कभी भी कोई नहीं हरा पाता था। कहा जाता है कि वो पहले तो महामूर्ख थे, अब महामूर्ख से वो संस्कृत के प्रखंड विद्वान किस तरह से बने, किस तरह से उन्होंने संस्कृत जो कि बहुत ही क्लिष्ट भाषा मानी जाती है उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल की, पारंगतता हासिल की, मास्टरी हासिल की। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास निरे मूर्ख थे। उन्हें इतनी भी अक्ल नहीं थी कि वो जिस डाली पर बैठते थे उसी डाली को आरी से लेकर काटते थे, बिना इस बात को रियलाइज किए कि डाली टूटने के साथ वो भी नीचे धड़ाम से गिर पड़ेंगे। लेकिन उनका दिमाग कुछ ऐसा ही था। और उसी राज्य की जो राजकुमारी थी जिनका नाम था विद्योतमा, वो बड़ी विदुषी थी, यानी वो इतनी शास्त्रों में पारंगत थी कि उन्हें शास्त्रार्थ यानी स्क्रिप्चरल डिबेट में कोई नहीं पराजित कर पाता था। और इसीलिए उन्होंने विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि वो उसी व्यक्ति से विवाह करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ यानी स्क्रिप्चरल डिबेट में हरा देगा। और दूर दूर देशों से बहुत बड़े बड़े विद्वान और पंडित आए, लेकिन शास्त्रार्थ में विद्योतमा को कोई नहीं परास्त कर पाया। बहुत सारे विद्वानों का ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने विद्योतमा से बदला लेने के बारे में प्लानिंग करनी शुरू कर दी। और इसे बहुत अपनी विद्या पर घमंड है, इसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड है, तो इसका घमंड चूर करने के लिए हम इसका जो विवाह है वो किसी महामूर्ख से करवाएंगे। और इस महामूर्ख की खोज के लिए वो सारे जो विद्वान हैं वो निकल पड़े। और जब वो उसकी खोज पर निकल ही पड़े थे तो रास्ते में उन्होंने देखा, उन्हें कालिदास दिखाई दिए जो कि किसी पेड़ की टहनी में बैठकर उसी पेड़ की टहनी को काट रहे थे। जिस टहनी पे बैठे थे उसी टहनी को काट रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इससे बड़ा मूर्ख तो हमें कोई नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने कालिदास को धर पकड़ा। उन्होंने सोचा ही इज द राइट कैंडिडेट, तो हम इसी को पकड़ लेते हैं और इसी का जो विवाह है वो विद्योतमा से हम करा देंगे। तो उन्होंने कालिदास को पकड़ा और कहा कि चुपचाप हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा विवाह यहाँ की राजकुमारी से करवा देंगे। तो कालिदास बड़े प्रसन्न हो गए कि उनका विवाह राजकुमारी से होने जा रहा है और वो उनके साथ चल पड़े। कालिदास को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए गए, उन्हें पगड़ी पहनाई गई और साथ में उन्हें ये भी हिदायत दी गई कि उन्हें अपना जो मुंह है वो बिल्कुल
भी नहीं खोलना है, तभी उनकी राजकुमारी से शादी संभव है। और इस तरह से कालिदास को तैयार करके विद्योत्मा के सामने पेश किया गया। और कालिदास का परिचय देते हुए सभी विद्वानों ने कहा कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं और ये आज आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, लेकिन इन्होंने इस वक्त मौन व्रत ले रखा है, इसीलिए कुछ भी मुंह से नहीं बोलेंगे और ये संकेतों के द्वारा ही, इशारों के द्वारा ही आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। तो विद्योत्मा ने कहा ठीक है। तो शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्मा ने एक उंगली खड़ी कर दी। अब कालिदास ने सोचा कि ये मुझे एक उंगली दिखा रही है, दैट मीन्स ये मेरी एक आंख फोड़ने वाली है। तो कालिदास का तो दिमाग बड़ा तेज चलता था, घोड़ों से भी तेज चलता था। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरी एक आंख फोड़ेगी, तो उन्होंने जवाब में 2 उंगलियां दिखा दी, यानी मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ डालूंगा। एक्चुअली विद्योत्मा ये पूछना चाह रही थी कि क्या विश्व को चलाने वाली, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, इसके जो रचनाकार हैं और इस पूरी सत्ता को चलाने वाला, क्या एक ईश्वर है या एक ही परम सत्ता है, तो या फिर अनेक हैं। तो कालिदास ने 2 उंगलियां दिखाई, तो विद्वानों ने उसे इस तरह से इंटरप्रेट किया कि कालिदास ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर के 2 रूप होते हैं, साकार और निराकार। और साकार और निराकार ये दोनों रूप ही इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। तो विद्योत्मा उनके इस जवाब से सैटिस्फाइड हो गई, कन्विंस हो गई। उन्होंने फिर दूसरा सवाल किया और उन्होंने इस बार अपना पूरा हाथ उठाया और अपनी 5 उंगलियों को दिखाया। अब कालिदास ने सोचा कि ये मुझे झापड़ मारने वाली है, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा तुम मुझे झापड़ मारोगी, देन आई विल गिव यू अ बॉक्स, यानी मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा, घूंसा मारूंगा। तो उन्होंने अपनी मुट्ठी दिखा दी। एक्चुअली विद्योत्मा उनसे ये पूछना चाह रही थी कि ये जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, ये हमारे नियंत्रण में नहीं रहती, क्या इन्हें किसी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? तो जवाब में पंडितों ने कहा कि कालिदास ने आपको मुट्ठी इसलिए दिखाई, हम अपने इंटेलेक्ट से इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह से सभी पंडितों ने मिलकर कालिदास को इस शास्त्रार्थ में विजेता बना दिया और विद्योत्मा को परास्त कर दिया। और फाइनली कालिदास और विद्योत्मा का विवाह संपन्न हो गया। अब विवाह के बाद एक बार जब कालिदास और विद्योत्मा अपने महल में बैठे थे और खिड़की के पास बैठे थे, तो सड़क पर एक ऊंट निकला। और जैसे ही ऊंट निकला, कालिदास बोल पड़े अपने आदत अनुसार। ऊंट को देखकर बड़े एक्साइटेड हो गए, बोले उतरा उतरा उतरा। और ये सुनते ही विद्योत्मा का जो पारा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्हें ये समझ में आ गया कि उन्हें ठगा गया है। उनका जो विवाह है वो एक निरक्षर और अनपढ़ व्यक्ति से करवा दिया गया। और उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कालिदास को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और कालिदास लुढ़क लुढ़क कर धड़ाम से जमीन पर जा गिरे। और वो काफी अपमानित उन्होंने फील किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस अपमान को एक पॉजिटिव वे में लूंगा और मैं तभी लौटूंगा जब मैं शास्त्रार्थ में या फिर संस्कृत भाषा में इतना पारंगत हो जाऊंगा कि मैं विद्योत्मा के काबिल बन जाऊंगा। मैं तभी वापस लौटूंगा अपनी पत्नी के पास। और तभी वो सीधे जाकर काली मंदिर में गए, क्योंकि वो काली के भक्त थे। उन्होंने काली के मंदिर में मस्तक टेका और वो काशी, जो कि विद्वानों की नगरी है, जो स्कॉलर्स की नगरी है, वहाँ काशी चले गए और वहाँ पर उन्होंने विद्या अभ्यास करना शुरू किया। और वहाँ उन्होंने इस तरह से संस्कृत की पढ़ाई की जैसे जो है वो आज ही है, ना बीता हुआ कल है ना आने वाला कल है, जो है वो आज है। इस तरह से उन्होंने पूरी लगन के साथ संस्कृत का अभ्यास किया और कुछ वर्षों के बाद जब वो संस्कृत भाषा में पारंगत हो गए, तब वो वापस विद्योत्मा के पास लौटकर आए और उन्होंने उनका द्वार खटखटाया, उनके द्वार को नॉक किया, उनके डोर को नॉक किया और कहा, और उन्होंने कहा, संस्कृत में कहा, कपाटम द्वारम देहि।
ओ माई डियर वाइफ प्लीज ओपन द डोर, मेरी प्रिय पत्नी कृपया दरवाजे को खोलो। तो विद्योत्मा ने उन्हें पहचान लिया, वो काफी खुश हुई और उन्होंने जवाब दिया, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, यानी ऐसा लगता है कि आप तो संस्कृत भाषा में पूरी तरह से पारंगत होकर आए हैं। Seems like you have become great scholar with great proficiency over speech and writing। बहुत खुश हुई और उन्होंने दरवाजा खोला कालिदास के लिए। और ये जो 3 शब्द उन्होंने कहे, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, इन तीनों शब्दों से शुरू होने वाले 3 महाकाव्य महाकवि कालिदास ने लिखे। और इसीलिए कहा जाता है देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिस, यानी अभ्यास का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर आपको किसी भी चीज में पारंगतता हासिल करनी है तो आपको उसके लिए लगातार अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बार भारत रत्न से सम्मानित हमारे देश के महान सितार वादक पंडित रविशंकर जी जब एक कॉन्सर्ट कर रहे थे तो उनसे किसी मीडिया पर्सन ने पूछा कि आपकी तो 50 साल से भी ज्यादा की प्रैक्टिस है, 50 साल से भी ज्यादा का रियाज है, तो अगर आप कभी रियाज ना भी करें, आपको इतनी प्रोफिशिएंसी है सितार वादन में कि अगर आप रियाज ना भी करें तो भी शायद चल सकता है। पंडित रविशंकर जी ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा जब मैं एक दिन का रियाज नहीं करता हूँ तो खुद मुझे पता चल जाता है कि मेरे परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। जब मैं 2 दिन प्रयास नहीं करता हूँ और मैं परफॉर्म करता हूँ या परफॉर्मेंस देता हूँ तो जो संगीत के जानने वाले लोग हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि मेरे रियाज में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। और अगर मैं 3 दिन बिना रियाज के कहीं पर परफॉर्म करने जाता हूँ तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि पंडित जी के रियाज में कहीं ना कहीं कमी है। तो अगर हमने मास्टरी भी हासिल कर ली, अगर हमने प्रोफिशिएंसी भी हासिल कर ली, एक फ्लो हासिल कर लिया है अपनी किसी भी विधा में, लेकिन फिर भी अगर हमें वर्ल्ड क्लास बने रहना है तो हमें अपनी प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी होगी, हमें लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। तो अगर मेरी कही गई बात पसंद आई तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलती हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ। नमस्कार, प्रणाम, सलाम।